नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ईद के दिन भी पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम। नौशेरा सेक्टर में जवान शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा। पूर्वोत्तर के विकास पर उपराष्ट्रपति का जोर। देश के समग्र विकास के लिए बताया जरूरी। ईटानगर में रखी सीवेज प्रबंधन प्रणाली और जल निकासी व्यवस्था की आधारशिला। दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। आज स्थिति में सुधार की उम्मीद। पूर्वोत्तर में बाढ़ से बिगड़े हालात। असम, मणिपुर और मेघालय में अब तक 12 लोगों की मौत। राहत शिविरों में करीब 5 लाख लोग। भारत का अमेरिका के 30 उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला। विश्व व्यापार संगठन को दी जानकारी। 21 जून से लागू होंगी नई दरें। $230 मिलियन से अधिक की होगी अतिरिक्त आमदनी। चीन ने भी अमेरिका से आने वाली 659 वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का किया ऐलान। और फीफा विश्व कप में बराबरी पर छूटा स्पेन और पुर्तगाल का मुकाबला। रोनाल्डो के हैट्रिक से बची पुर्तगाल की साख। दूसरे मुकाबलों में ईरान ने मोरक्को को और उरुग्वे ने मिस्र को दी मात। आज होंगे 4 मुकाबले। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में लाम गांव में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ईद के मौके पर सीमा पार से हुई गोलीबारी में सिपाही विकास गुरुंग शहीद हो गए। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। सेना ने पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का माकूल जवाब दिया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी सुबह 4 बजे पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। बीएसएफ ने इसका माकूल जवाब दिया। बुधवार को सांबा जिले में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था। इसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए थे। सीमा पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण तनाव बना हुआ है। इस वजह से दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने ईद पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी नहीं किया। युद्ध में तो पाकिस्तान ने करारी हार खाई है, लेकिन इस प्रकार का जो छद्म युद्ध उसने छेड़ा है, समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन हमारे भारतीय जवान पूरे जोर शोर से उनके मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। समझना चाहिए कि ना तो वो धर्म के नाम पे, ना किसी नाम पे उनका कुछ लेना देना है और कायरतापूर्ण जो रवैया है। कम से कम मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रकार से शर्म चाहिए थी कि कम से कम आज के दिन इस प्रकार की हरकत ना करनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने रमजान के दौरान सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर रोक के बाद बने हालात की समीक्षा भी की। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ और दिन हालात की समीक्षा करेगी और इसके बाद सीज फायर को आगे बढ़ाने पर फैसला होगा। समझा जाता है कि गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी दी। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है। रमजान के दौरान सीज फायर की घोषणा 17 मई को हुई थी। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने घाटी में 55 आतंकियों को मारा है, जबकि 27 स्थानीय निवासियों की जान भी गई है। राज्य में इस साल हिंसा की 80 वारदातें हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को संदिग्ध के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। पुलिस को बाकी 3 संदिग्धों की तलाश जारी है। संदिग्धों का सुराग सीसीटीवी कैमरे से मिला है। वहीं राज्य सरकार ने मामले की तफ्तीश के लिए विशेष जांच दल भी गठित किया है। Special investigation team which has been constituted, in that the DIG Central Kashmir is heading the SIT for the purpose of supervision. We could identify the 4th individual who was seen in the video. Now the suspect has been taken in custody. During the disclosure of that individual, the pistol which was taken out from the scene of the crime, which is available in the video, that has been recovered. वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी को कल जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उनके पैतृक गांव केरी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारी बारिश के बावजूद उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक शुजात बुखारी की गुरुवार शाम श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
ये हमला उस समय हुआ था जब वो दफ्तर से इफ्तार के लिए निकल रहे थे। हमले में शुजात बुखारी की सुरक्षा में तैनात 2 जवान भी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुजात बुखारी पर हमले के मामले में सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में 4 संदिग्ध आतंकियों की फोटो जारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे ढके 3 आतंकवादी मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेना ने श्रीनगर कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने दावा किया है कि पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों को नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से जुड़े कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए कहा है। सरकार ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कैडर प्राधिकारों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पदोन्नति करनी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पदोन्नति के प्रत्येक आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि पदोन्नति का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा। आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वो इस मामले में जरूरी कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को केंद्र को मंजूरी दी थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से जुड़े कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाए जाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी RSS की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन की ये बैठक गुरुवार को शुरू हुई थी। इसमें बीजेपी के सभी संगठन मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 60 से ज्यादा पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। साथ ही सभी संगठनों के बीच समन्वय पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में RSS से जुड़े विस्तारकों का रोल बड़ा अहम माना जाता है। विस्तारक पार्टी में संघ के प्रचारकों की तरह काम करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में उपराष्ट्रपति ने अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना के तहत एक 30 करोड़ की लागत वाली सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की आधारशिला रखी। इससे जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की बयार चल रही है। न्यू इंडिया बनाने के लिए मोदी सरकार नई सोच, नई ऊर्जा, नए दृष्टिकोण से काम कर रही है। उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर इलाकों को इस बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि सामरिक स्थिति और प्रचुर संभावना की वजह से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में देश के विकास की अगुवाई करने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि देश के तेजी से विकास के लिए सीमा के बाहर और सीमा के अंदर शांति स्थापित होना काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मतभेदों को भरोसे के माहौल में बातचीत के जरिए सुलझाने में विश्वास करता है। North East is very vital because border, hilly area, tribals, our own people, indigenous people are living here. So you have to develop the North East. If you want to become a strong, stable, prosperous nation, you must focus more on North East. You must focus on backward regions. Otherwise, simply Mumbai, Kolkata, Delhi, Indore, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, नहीं तो कलकत्ता, गुवाहाटी डेवलप हो गया, पूरा देश डेवलप हो, ऐसा नहीं है। इसी कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के विकास को रफ्तार देने के लिए पिछले 4 साल से लगातार फैसले ले रही है। इनमें कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिनसे थोड़े वक्त के लिए लोगों को कुछ परेशानी हुई, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था को लाभ मिला। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी और GST जैसे फैसलों का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नोटबंदी से बिना हिसाब वाली रकम बैंकों में पहुंची, वहीं GST से टैक्स चोरी पर लगाम लगा, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ी। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही को जरूरी बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में गरीबी खत्म करना चुनौती है और देश के समग्र विकास से ही इस चुनौती का हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा और जनता की भागीदारी से ही देश स्मार्ट बनेगा। नोटबंदी या नोटबंदी जो भी है उसके बारे में भी थोड़ा तकलीफ हुआ लोगों को। अपना पैसा बैंक से वापस करने के लिए 50 दिन लोगों को बैंक में जाना, लाइन में खड़े होना, थोड़ा तकलीफ हुआ है अपना पैसा वापस लेने के लिए। मगर
उसके कारण से कुछ अभी चर्चा चल रहे नहीं, उससे फायदा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। एक फायदा तो हुआ, वो फायदा ये है जो पैसा इधर उधर पड़े, जो बेड के नीचे, पिल्लो के नीचे, बाथरूम में थे पैसा, वो पैसा सब बैंक में पहुंच गए और रिजर्व बैंक के पास पूरा डिटेल्स है। जल्द से जल्द उसमें कितना व्हाइट है, कितना ब्लैक है, लोगों को बताया तो अच्छा होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज ईटानगर में नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों, शोध विद्वानों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और तकनीक का मकसद लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। खाना खाते हैं ना, बेकार खाते, कुछ खाना में प्रोटीन होता है, एडवांटेज होता है। वी आर ईटिंग फूड विदाउट फाइबर आफ्टर पॉलिशिंग इट, too much polish because fashion. We are losing all the main important things that are required for the body. These are all things that are expected from science. Science is for the betterment of the people. So in what way we have bettered the living condition of the people? You people should pose that question to yourself and answer and move in future in that direction. देश के कई बड़े शहरों में सरकार की तरफ से वाईफाई की सुविधा भले ही ना मिली हो, लेकिन राजधानी दिल्ली से ही करीब 70 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर के धनौरी कला गांव को डिजी गांव कहा जाता है। इसकी वजह है कि यहां के हर घर का इंटरनेट से जुड़ा होना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत धनौरी कला गांव के हर घर में वाईफाई की सुविधा है और गांव के तकरीबन सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ये है धनौरी कला गांव के रहने वाली सचेत्री, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपना ज्ञान बढ़ाया और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा पास की। सचेत्री से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवाद किया था। धनौरी कला एक छोटा सा गांव है जहां सुविधाओं के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सचेत्री ने टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से गांव के लोगों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया है। जब मैंने अप्लाई किया सरकारी जॉब के लिए तो मुझे कोचिंग की वो ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, तो कोचिंग सेंटर नहीं था, तो इस माध्यम से फिर मैंने अपने घर पर वाईफाई कनेक्शन करवाया और वाईफाई कनेक्शन के थ्रू मैंने ऑनलाइन स्टडी की। करीब एक साल मैंने ऑनलाइन स्टडी की, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने रिटन क्लियर किया था। सिर्फ सचेत्री ही नहीं, गांव की और भी कई लड़कियां इस कोशिश में जुटी हैं कि टेक्नोलॉजी के दम पर वो कोई मुकाम हासिल कर सकें। इसके लिए धनौरी कला गांव की ही रहने वाली कामिनी पिछले 1 साल से छात्र छात्रों को कंप्यूटर सिखा रही हैं। कामिनी खुद भी इसी कॉमन सर्विस सेंटर से पढ़ी हैं, जिसका फायदा अब गांव के बाकी लोगों को भी मिल रहा है। यहाँ रोजाना 50 से 60 लोग कंप्यूटर सीखने आते हैं। पहले गांव में नहीं था ये सारा चीज़ें, लेकिन तब से ये CSC हुआ है या फिर PMG दिशा के अकॉर्डिंग यहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखने लगे हैं, तो काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं हम बच्चे। दरअसल इस गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया था। गांव में ही तैयार किए गए कॉमन सर्विस सेंटर के दफ्तर से लोगों को तमाम ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा मिलती है। इनमें बिजली बिल का भुगतान, आधार कार्ड बनवाना या फिर बैंक से जुड़े काम शामिल हैं। आज बच्चियां पढ़ रही हैं, डिजिटल लिटरेट हो रही हैं। आज यहाँ पर बैंकिंग है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल पेमेंट है, आपके हाउसिंग के लिए यहाँ लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बूढ़े लोगों को अब शहर जाने की जरूरत नहीं, पेंशन के लिए पेंशन भी यहीं उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक देश भर में अब तक 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा चुका है। इनमें से 5000 गांवों में वाईफाई चौपाल हैं, यानी इन गांवों के हर घर में वाईफाई है। डिजिटल इंडिया तभी पूरा होगा जब हर गांव डिजी गांव कहलाएगा। सरकार ने इस पर काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन सरकार को ये अच्छे से मालूम है कि इस योजना को पूरा करने के लिए उसके सामने चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के धलौरी गांव से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन ये अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थिति को आपातकालीन बताते हुए शुक्रवार रात एक याचिका पर तुरंत सुनवाई की। हाई कोर्ट में रात करीब 8:15 बजे न्यायाधीश आए और 8:25 तक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने माना कि ये मामला सबके हित में है और इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में रहना गैस चेंबर में रहने के बराबर है। इस बीच हवाएं चलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कुछ घटा है। पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी के चलते ये हालात बने हैं। एयर क्वालिटी इंस्टीट्यूट के मुताबिक आज वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक से घटकर बहुत खराब की श्रेणी में आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में रविवार तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। पूर्वोत्तर के असम, मणिपुर और त्रिपुरा में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। इन राज्यों में बाढ़ से अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। एनडीआरएफ ने असम और त्रिपुरा में 3600 लोगों को सुरक्षित बचाया है। असम के 7 जिलों में करीब 4 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। इन जिलों में हुजाई, कार्बी आंगलांग ईस्ट, कार्बी आंगलांग वेस्ट, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी और कछार शामिल हैं। राज्य में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। हैलाकांडी बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहां 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। जमीन धंसने से लुमडिंग और बदरपुर के बीच रेल सेवाएं बाधित हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। मणिपुर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। इम्फाल घाटी में स्थिति और खराब हो गई है। थोबाल और इम्फाल वेस्ट जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। राज्य में 12,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। नंबोल, थोबाल नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति से चिंतित मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने 1 दिन का वेतन राहत कोष में देने की घोषणा की है। राजभवन के सभी कर्मचारी भी 1 दिन की तनख्वाह देंगे। मणिपुर में राहत और बचाव के लिए सेना को भी लगाया गया है। त्रिपुरा में भी हालात चिंताजनक हैं। उफनती खोवाई नदी का पानी नए इलाकों में घुस गया है। खोवाई जिले में करीब 6,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ऊनाकोटी जिले में भी 21,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य में भारी बारिश के चलते सड़कें टूट गई हैं। फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने राहत शिविरों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। बात मिजोरम की करें तो यहां भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लुंगलाई जिले के तलाबुंग शहर और आसपास के गांव सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। यहां 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई जगहों पर जमीन धंसी है। यातायात पर असर पड़ा है। लैटिन अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 8 दिनों की यात्रा पर ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा के लिए रवाना हो गए हैं। ये देश भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए अहम है और पिछले कई साल से यहां भारत की उच्च स्तरीय यात्रा नहीं हुई है। रामनाथ कोविंद सूरीनाम और क्यूबा जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम में वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के तहत अपनी यात्रा की शुरुआत ग्रीस से करेंगे। यहां राष्ट्रपति ग्रीस के राजनेताओं से मिलेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति 19 जून को सूरीनाम पहुंचेंगे, जहां उनकी मौजूदगी में स्वास्थ्य और सूचना तकनीक से संबंधित क्षेत्र में हुए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। Suriname, as you know, is a very significant country for India from the diaspora perspective. We have a large Indian diaspora in Suriname. The first arrivals in Suriname were in almost 145 years back. That incidentally is being celebrated around the time when the president arrives in the country. यात्रा के आखिरी पड़ाव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यूबा में होंगे, जहां उनकी मुलाकात क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगुएल दियाज कैनल से होगी। इस दौरान भारत और क्यूबा के बीच जैव तकनीक और स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। स्वास्थ्य तकनीक के मामले में क्यूबा को काफी मजबूत देश माना जाता है। क्यूबा भारत का एक पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है और इसके पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो भारत के सभी लोगों की जुबान पर रहे हैं। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को लातविया के राष्ट्रपति रेमन्स वेहोनिस से मुलाकात की। लातविया में उन्होंने कहा कि भारत और लातविया के रिश्ते सतत सहयोग और लोकतांत्रिक परंपरा में अटूट विश्वास पर आधारित हैं। दोनों देशों ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का भी फैसला किया है। दोनों देश पर्यावरण, आईटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए लातविया की सराहना की। लोकसभा स्पीकर की मुलाकात लातविया की संसद के स्पीकर इराना मूर्निचे से भी हुई। भारत ने अमेरिका से आने वाली 30 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें 800 सीसी से ज्यादा की बाइक, ताज़ा सेब और बादाम जैसे उत्पाद शामिल हैं। भारत ने इस फैसले की जानकारी विश्व व्यापार संगठन को दे दी है। नई दरें 21 जून से प्रभावी होंगी। भारत ने बताया कि जब तक अमेरिका अपनी तरफ से बढ़ाए गए टैरिफ को वापस नहीं लेता, तब तक ये फैसला जारी रहेगा।
अमेरिका ने पिछले दिनों एल्युमिनियम और स्टील पर भारी शुल्क लगाने का फैसला किया था। इससे भारत ने इसके बाद ये कदम उठाया है। अमेरिका से आने वाले 80 सीसी से ज़्यादा की बाइक पर 50% शुल्क लगेगा। बादाम और अखरोट पर 20% तो सेब पर 25% का शुल्क लगेगा। इससे $230 मिलियन की अतिरिक्त आमदनी होगी। अमेरिका में चीन के उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर चीन ने पलटवार किया है। चीन ने अमेरिका से आने वाली 659 वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। इन वस्तुओं का कुल मूल्य करीब $50 अरब है। 545 वस्तुओं पर नए शुल्क 6 जुलाई से लागू होंगे। बाकी बचे 114 वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने की तारीख का ऐलान बाद में होगा। शुक्रवार को अमेरिका ने $50 अरब मूल्य की चीन की वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने को मंजूरी दी थी। अमेरिका के इस फैसले के बाद यूरोप और अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख है। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल 3 मैच खेले गए। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इस हैट्रिक की बदौलत पुर्तगाल ने स्पेन के 3 गोलों की बराबरी कर ली और दोनों टीमों का मैच ड्रॉ रहा। स्पेन की टीम 88वें मिनट तक 3-2 से आगे थी। इसके बाद पुर्तगाल को फ्री किक मिली, जिसे रोनाल्डो ने गोल में बदलकर यह अहम मुकाबला ड्रॉ करा लिया। पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चौथे, 43वें और 88वें मिनट में गोल दागे, जबकि स्पेन के लिए डिएगो कोस्टा ने 24वें और 55वें मिनट में, जबकि नाचो ने 58वें मिनट में गोल दागे। फीफा विश्व कप में कल ग्रुप ए के मैच में उरुग्वे ने आखिरी वक्त में गोल करके मिस्र को मात दे दी। उरुग्वे की ओर से जोस जिमिनेज ने हेडर के जरिए एकमात्र गोल दागा। पूरे मैच में उरुग्वे को गोल करने के 13 और मिस्र को 8 मौके मिले, लेकिन दोनों टीमें उसे गोल में तब्दील नहीं कर पाईं। उरुग्वे के स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज को 30वें, 47वें और 71वें मिनट में गोल करने का मौका मिला, लेकिन वो टीम को बढ़त दिलाने में नाकाम रहे। उधर मिस्र की ओर से उनके स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सालेह फिट नहीं होने के कारण इस मैच में नहीं खेल सके। 1970 के बाद ये पहला मौका है जब उरुग्वे ने विश्व कप मुकाबले में अपना पहला मैच जीता है। वहीं ईरान ने 1998 के बाद विश्व में अपना पहला मैच जीता है। ईरान ने मोरक्को से मैच जीत लिया। मोरक्को के खिलाड़ी अजीज बुहादोज ने 95वें मिनट में हेडर से ही अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया और ईरान को जीत मिल गई। आज फीफा विश्व कप में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ग्रुप सी में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने रैंकिंग में अपने से 30 पायदानों पर फ्रांस की चुनौती है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार विश्व कप में हिस्सा लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में सबकी नजरें उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी और स्ट्राइकर टिम कैहिल पर होंगी। उन्होंने अपनी टीम के लिए हर विश्व कप में गोल किए हैं। लगातार चौथे फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रही ऑस्ट्रेलिया की टीम आज पहला मुकाबला खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के सामने फ्रांस की चुनौती होगी, जिसे विश्व कप का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। रैंकिंग में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से करीब 30 पायदान ऊपर है। फ्रांस के लिए उसके खिलाड़ी डचब्रिल सिडबी की चोट चिंता का सबब है। हालांकि कोच डिडियर डेस्चैम्प्स ने इन चिंताओं को पूरी तरह से खारिज किया है। joueurs sont disponibles avec certains qui ont eu, comme Olivier évidemment, avec ses points de suture, Djibril Sidibé qui a eu un coup lors du dernier match qui a évidemment amené son genou à réagir et on a dû gérer avec le staff médical. ऑस्ट्रेलिया टीम में सबकी नजर उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी और स्ट्राइकर टिम कैहिल पर होगी। उन्होंने अपनी टीम के लिए हर विश्व कप में गोल किए हैं। For me, what happened in the past and the way we played in the past is irrelevant now. We're here at this World Cup to, as we said, get out of the group stage, and we've over the past weeks or month worked really hard on the new system, and everyone is familiar with it. Everyone knows exactly what we need to do, and we're ready for France. तटस्थ मैदान पर दोनों टीमों की जीत का आंकड़ा बराबर है। दोनों टीमों ने अभी तक 2 मैच खेले हैं। 2001 के कन्फेडरेशन कप में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 1-0 से हराया था। वहीं 1994 में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। विश्व कप में फ्रांस ने पिछले 12 ग्रुप मैचों में महज 3 ही जीते हैं। कुमार अभिषेक, राज्यसभा टीवी।
फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के अलावा आज फीफा विश्व कप में 3 और मुकाबले भी खेले जाएंगे। ग्रुप डी में अर्जेंटीना और आइसलैंड भिड़ेंगे। ये मैच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। ग्रुप सी में पेरू और डेनमार्क रात 9:30 बजे खेलेंगे। क्रोएशिया और नाइजीरिया का मुकाबला देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। आज ईद उल फितर का त्यौहार पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई संदेश भी दिए हैं। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह के वक्त लोगों ने खास नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें रोज़ा रखने की तौफीक और रूहानी ताकत अता फरमाई। मुंबई में भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर को लेकर लोगों में खास उत्साह बना हुआ है। साथ ही बाजारों में रौनक भी है। केरल में ईद उल फितर शुक्रवार को ही मनाई गई। जश्न के माहौल में डूबे लोगों के लिए सरकार ने कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा गया। केरल में भी लोगों ने मस्जिदों में जाकर विशेष नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ईद का त्यौहार रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नज़र आने पर उसके अगले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। सेवइयों में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्यौहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा ये त्यौहार न सिर्फ समाज को जोड़ने का मजबूत काम करता है, बल्कि इस्लाम के प्रेम और सौहार्द भरे संदेश को पूरी दुनिया में फैलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल फितर के पाक मौके पर मैं सभी नागरिकों और विशेष रूप से देश और विदेश में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। रोजेदारों की इबादत के बाद पवित्र रमज़ान महीने का समापन उत्सव मनाने का ये अवसर होता है। मैं कामना करता हूँ कि इस अवसर को हमारे समाज में भाईचारा और आपसी समझ बढ़ाने में मदद करे। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल फितर के आनंदमय अवसर पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ईद उल फितर रमज़ान के पवित्र माह के पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह लोगों में भाईचारा और आपसी समझ के पारंपरिक अभिव्यक्ति का द्योतक है। ये त्यौहार मानव जाति को अपने दैनिक कार्यों और आचरण में सत्य और करुणा के मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा देता है। मैं कामना करता हूं कि ये त्यौहार हमारे देश में शांति, सौहार्द और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये दिन हमारे समाज में एकता और भाईचारा को बढ़ावा देगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।